तो स्टूडेंट्स, हमारी चर्चा चल रही थी भारत में चुनाव सुधारों को लेकर। हमने देखा था कि कैसे विभिन्न समितियों के माध्यम से, आयोगों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में जो कमियां देखने को मिली, जिसकी वजह से चुनाव परिणाम प्रभावित हो रहे थे, उनको दूर करने का प्रयत्न किया गया। विभिन्न समितियों द्वारा, आयोगों द्वारा सुझाव दिया गया। उनमें से बहुत से सुझावों को अमल में भी लाया गया और उस दिशा में कानून निर्माण का प्रयत्न किया गया। भारत में जो चुनाव सुधार हुए हैं, उन सुधारों को अंजाम देने में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी अपना खासा महत्व है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर निर्णय देकर चुनाव सुधार की दिशा को आगे बढ़ाया है। जैसे मई 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा और उस निर्णय के माध्यम से निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि मतदाताओं को जो सूचना का अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के अंतर्गत उन्हें ये जानने का अधिकार है कि जिस उम्मीदवार को वो वोट देने जा रहे हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, उन उम्मीदवारों के पास कितनी चल अचल संपत्ति है, उनकी अपनी लायबिलिटीज क्या है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, साथ ही में क्या किसी मुकदमे के अंतर्गत उन्हें न्यायालय द्वारा दंडित तो नहीं किया गया है। ये सब कुछ जानने का अधिकार हर मतदाता को होना चाहिए। तभी एक सूचित मतदाता, जिसे अपने उम्मीदवार के विषय में पूरी जानकारी होगी, वो सोच विचार कर अपने मत का प्रयोग कर सकेगा, निष्पक्षता और स्वतंत्रता पूर्वक वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश इलेक्शन कमीशन को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को क्रियान्वित करते हुए जून 2002 में ही निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया और ये कहा कि हर कैंडिडेट को नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक एफिडेविट देना होगा, एक शपथ पत्र देना होगा, जिस शपथ पत्र के माध्यम से ये सारी सूचनाएं उसे अपने वोटर्स को देनी होंगी कि उनकी शिक्षा क्या है, उनके पास संपत्ति कितनी है और क्या उन्हें किसी मुकदमे के अंतर्गत दंडित किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये पहल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई चुनाव सुधार की दिशा में। आगे भी बहुत सारी पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई, जैसे 2013 में नोटा को इंक्लूड करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि हर मतदाता को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो अगर किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करता है तो वो अपनी नापसंदगी भी अपने मत के रूप में दर्ज कर सके। अभी हाल ही में एक रिट दाखिल की गई है, जिस रिट के तहत ये मांग की गई है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार हैं, अगर वो सजा याफ्ता हो जाते हैं, उनको कोर्ट द्वारा दंडित कर दिया जाता है किसी मुकदमे का फैसला सुनाते समय, तो ऐसे कैंडिडेट्स को आजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। ऐसी रिट में डिमांड की गई है और ये कहा गया है कि ऐसा न किया जाना समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14, जिसके तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, इस अधिकार का उल्लंघन होगा अगर ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है। तो कैसे उल्लंघन होगा कि एक तरफ तो कानून लोक सेवकों को प्रतिबंधित करता है कि अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती, मंत्रिमंडल कार्यपालिका को भी पदच्युत किया जा सकता है,
न्यायपालिका यानी न्यायाधीशों को भी अगर वो किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। तो विधायिका और कार्यपालिका के लिए तो ऐसे कानून हैं जो उन्हें भ्रष्टाचार करने से रोकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा अगर भ्रष्ट आचरण किया जाता है तो उन्हें दंडित करने की व्यवस्था है, प्रभावी दंड की व्यवस्था है। एक लोक प्रशासक की नौकरी ही समाप्त हो जाती है अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है। उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच सही सिद्ध होती है, उन आरोपों को जांच में सही सिद्ध पाया जाता है तो उस लोक सेवक की सेवा समाप्त कर दी जाती है। लेकिन विधायकों के लिए ऐसी कोई प्रॉपर दंड की व्यवस्था नहीं है। क्या दंड है? केवल 6 वर्ष तक उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अभी तक जो कानून है वो ये व्यवस्था करता है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है, उसे सजा सुनाई जाती है, तो अगले 6 वर्ष तक उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। 6 वर्ष के बाद वो फिर से चुनाव लड़ सकता है। तो इस याचिका में यही कहा गया कि ऐसा करना यानी विधायकों को छूट देना, ये कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन है। होना क्या चाहिए कि उन्हें भी आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा देना चाहिए अगर वो उनका अपराध सिद्ध हो जाता है और कोर्ट द्वारा उन्हें सजा सुनाई जाती है। तो ये जो कोर्ट के निर्णय आते हैं, इन निर्णयों के माध्यम से भी चुनाव सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। कोर्ट के प्रयत्नों के साथ साथ कुछ ऐसे कानून भी बने जिन कानूनों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयत्न किया गया। जैसे 1985 में संविधान में 52वां संशोधन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से दल बदल को गैर कानूनी घोषित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि एक कैंडिडेट जिस राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद उसके द्वारा अपना दल बदलकर दूसरे दल में नहीं सम्मिलित हुआ जा सकता सत्ता की प्राप्ति के लिए। ऐसा करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। इससे चुनावी परिणाम प्रभावित होते हैं, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। इसको ही ध्यान में रखते हुए ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया और ये पास हुआ, कानून बना, विधेयक को संसद के द्वारा पारित किया गया। हालांकि कानून व्यक्तिगत रूप से तो दल बदल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाता है। एक कैंडिडेट व्यक्तिगत रूप से चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल में सम्मिलित होना चाहे तो उसे ये कानून रोकता है, क्योंकि ऐसा करने पर उस कैंडिडेट की सदस्यता समाप्त हो जाती है, उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल समूह में दल बदल करता है, किसी दल के 1/3 मेंबर्स एक साथ ये निर्णय करते हैं कि वो अपना दल छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा करना गैर कानूनी नहीं होगा। तो ये कानून भी बहुत ज्यादा प्रभावी सिद्ध नहीं हो सका। व्यक्तिगत रूप में दल बदल करने की प्रवृत्ति पर तो रोक लग सकी, लेकिन सामूहिक दल बदल की प्रवृत्ति को नहीं रोका जा सका। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि अब ये दल बदल समूह में देखने को मिलता। फिर भी पहले की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ है आया राम गया राम की राजनीति में, जो दल बदल की प्रवृत्ति को इंगित करता है। इसके साथ साथ 85 में ही कंपनी संशोधन अधिनियम लाया गया। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था की गई, जितनी भी औद्योगिक कंपनियां हैं, उद्योगों का संचालन जिनके द्वारा किया जाता है, नेचुरली वो राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं
पहले वो जो चंदा देती थी वो ब्लैक मनी के रूप में होता था। इस ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के लिए, यानी चुनावी प्रक्रिया में ब्लैक मनी की, काले धन की घुसपैठ को कम करने के लिए ये कानून लाया गया। और इसमें ये उल्लेख किया गया कि अगर कोई कंपनी अपने पिछले 3 वर्षों के कुल लाभांश का, जितना उसे लाभ होता है अपने उद्योग को चलाने में, उस लाभ का 5% राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दे सकती है। उनके द्वारा जो चंदा दिया जा रहा था अब तक, उसको वैधानिक बनाते हुए ये कानून लाया गया और ये कहा गया कि अपने लाभांश का 5% वो चंदे के रूप में दे सकती है। शर्त क्या है कि ऐसे प्रस्ताव को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा पारित किया गया हो। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो ये प्रस्ताव पारित करे कि हम अमुक राजनीतिक दल को इतनी धनराशि चंदे के रूप में देने जा रहे हैं। ये शर्त होगी। दूसरी शर्त क्या होगी कि कंपनी अपना लाभ हानि का लेखा प्रस्तुत करे। इस वर्ष में उसे इतना लाभ हुआ और इतना व्यय हुआ, इतना खर्च हुआ, इतनी हानि हुई। ये सारे रिकॉर्ड अगर कंपनी प्रस्तुत करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे पारित करता है, तो ही वो कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में धनराशि दे सकती है। कितनी? अपने कुल लाभांश का, जो पिछले 3 सालों में हुआ है, उसका 5%। बाद में ये जो धनराशि थी उसको बढ़ा दिया गया। 2013 में 5% से बढ़ाकर इसे 7.5% कर दिया गया। यानी अब कोई भी कंपनी अगर राजनीतिक दल को चंदा देना चाहती है तो वो अपने लाभांश का 7.5% इन शर्तों के साथ दे सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा वो प्रस्ताव पारित किया गया हो और कंपनी अपने लाभ हानि का लेखा प्रस्तुत कर रही है। राजनीतिक दलों के द्वारा आय कर के विवरण को सार्वजनिक करने की बात भी कही गई। ये भी चुनाव सुधार की दिशा में एक प्रयत्न था। 2008 तक क्या होता था कि राजनीतिक दलों के द्वारा कितना आयकर दिया जा रहा है इसका विवरण गोपनीय रखा जाता था, जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता था। लेकिन 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, उस अधिनियम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय सूचना आयोग गठित हुआ, उसने राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया कि उनके द्वारा अपना आयकर का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यानी जनता को बताया जाना चाहिए हर राजनीतिक दल के द्वारा कि उसको वर्ष में कितनी आय हुई, चंदे से प्राप्त धनराशि कितनी थी, इन सब का विवरण उसे जनता के सामने रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल भी एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसलिए पब्लिक अथॉरिटी के रूप में सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार उनको अपना आयकर का विवरण जनता के सामने रखना चाहिए, ताकि जनता भी ये जान सके किस राजनीतिक दल के पास कितनी आमदनी कहां से हुई और उसने कितना टैक्स जमा किया। आप जानते हैं कि ज्यादातर राजनीतिक दलों के द्वारा ब्लैक मनी के रूप में चंदा लिया जाता है, जिसे चुनावों में खर्च किया जाता है खुलकर। तो राजनीतिक दल इसके विरोध में आ गए। किसके विरोध में? जो राष्ट्रीय सूचना आयोग ने निर्देश दिया कि हर राजनीतिक दल अपना इनकम टैक्स का विवरण जनता के सामने सार्वजनिक करे। राजनीतिक दल इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए और 2013 में वो सब मिलकर एक संशोधन विधेयक लाते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक जिसे कहा गया।
और इस संशोधन विधेयक के माध्यम से उन्होंने ये तय किया, ये निर्णय किया कि राजनीतिक दल पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी के रूप में उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती। वो लोक प्राधिकारी संस्थान नहीं है जैसा कोई सरकारी संगठन होता है, और जैसा कि राष्ट्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि राजनीतिक दल भी एक पब्लिक अथॉरिटी है, एक सार्वजनिक संस्थान है, प्राधिकरण है, इसलिए उनके द्वारा आयकर विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस बात को राजनीतिक दलों ने नकार दिया और सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक जो पारित किया गया 2013 में, उसके अनुसार उन्होंने स्वयं को एक पब्लिक अथॉरिटी के रूप में मानने से इनकार कर दिया। और अब जब वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो उन्हें आयकर विवरण सार्वजनिक करने का जो दबाव है वो नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये प्रयत्न तो किया गया था सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कि राजनीतिक दलों का जो फंड है, उनकी जो इनकम है, उसमें पारदर्शिता लाई जा सके, जनता को उसकी जानकारी मुहैया कराई जा सके। लेकिन ये प्रयास बहुत सफल नहीं हुआ क्योंकि सूचना के अधिनियम में संशोधन कर दिया गया राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर संसद में। इसके साथ साथ चुनावों में जो खर्च होता है उसकी भी एक सीमा तय की गई, चुनाव में सुधार करने के उद्देश्य से। पैसा एक अहम रोल प्ले करता है चुनाव में। जो समृद्ध राजनीतिक दल हैं आर्थिक दृष्टि से, वो मतदाताओं को लुभाने के लिए, नाना तरीके से लुभाने के लिए खूब धन खर्च करते हैं। प्रचार प्रसार माध्यमों से या अन्य तरीकों से जनता के वोट को प्राप्त करने के लिए बेतहाशा धन खर्च करते हैं। इस बेतहाशा खर्च को रोकने के उद्देश्य से चुनावी खर्च की सीमा तय की गई चुनाव आयोग के द्वारा। क्या सीमा तय की गई? 2011 में चुनाव आयोग ने निश्चित किया कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने का अधिकार नहीं होगा। यानी एक कैंडिडेट जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है उसे अधिकतम 40 लाख रुपए अपने निर्वाचन में खर्च करने की इजाजत होगी। इससे ज्यादा अगर वो खर्च करता है तो वो गैर कानूनी होगा। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ये खर्च सीमा 16 लाख रुपए की तय की गई। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 2014 में लोकसभा के लिए 70 लाख और विधानसभा के लिए 28 लाख कर दी गई। यानी आज की डेट में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक कैंडिडेट अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 28 लाख रुपए खर्च किया जा सकता है। चुनाव में धन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। हालांकि व्यवहारतः ये कदम बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है क्योंकि कैंडिडेट्स इन सीमाओं को लांघ जाते हैं। यानी अब भी उनके द्वारा छिपे तौर पर स्वीकृत धन से ज्यादा धनराशि खर्च की जाती है चुनाव जीतने के लिए। आयकर कानून में एक संशोधन करते हुए चुनाव सुधार को गति प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। पहले किए गए प्रयत्न से आगे बढ़कर 1978 में जो कानून बनाया गया था इनकम टैक्स से संबंधित, वो कानून ये कहता था कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल को चंदा देता है तो जितना धन उसने चंदे के रूप में दिया उस धनराशि पर
उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उससे छूट प्रदान की गई। आप जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप में भी हर नागरिक को इनकम टैक्स देना पड़ता है अगर वो उस दायरे में आता है तो। लेकिन जो कानून बनाया गया इनकम टैक्स से संबंधित, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी राजनीतिक दल को दान देता है, चंदा देता है, तो जितनी धनराशि उसने चंदे के रूप में दी है उस पर कोई टैक्स उसे नहीं देना पड़ेगा। इस कानून में संशोधन किया गया 1979 में, और ये निश्चित किया गया कि ये छूट तभी प्राप्त हो सकेगी जब राजनीतिक दलों की आय का लेखा परीक्षण हुआ हो। यानी उसी राजनीतिक दल को कोई व्यक्ति चंदे के रूप में धनराशि दान दे सकता है जिस राजनीतिक दल के आय व्यय का लेखा परीक्षण हुआ है, कितनी आमदनी उसे हुई और कितना खर्च किया गया। खर्च क्या उचित प्रक्रिया के तहत किया गया, कानून के तहत किया गया, या गैर कानूनी ढंग से धन का अर्जन किया गया और धन का खर्च किया गया। तो लेखा परीक्षण हुआ हो उस राजनीतिक दल का, उसी राजनीतिक दल को दान देने पर दानदाता को इनकम टैक्स में छूट प्राप्त हो सकेगी। और दूसरी बात ये कही गई कि कोई भी व्यक्ति अगर 20,000 रुपए से ज्यादा की धनराशि किसी भी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में देता है, तो जिस व्यक्ति ने चंदा दिया, जिस व्यक्ति ने योगदान दिया, उसका नाम और पता संबंधित रिकॉर्ड व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि जब भी इलेक्शन कमीशन या कोई भी व्यक्ति जानकारी प्राप्त करना चाहे कि किस व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितनी धनराशि चंदे के रूप में दी, उसका पता लग सके। ये सारा प्रयास ब्लैक मनी को रोकने के लिए किया गया। इसके साथ साथ नोटा को स्वीकृति प्रदान की गई। आप देख चुके हैं कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसके तहत हर मतदाता को इस बात का अधिकार दिया गया कि अगर वो किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता तो वो अपनी असहमति को भी अपने मत के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। और कोर्ट के इस निर्देश का ध्यान रखते हुए निर्वाचन आयोग ने जो ईवीएम मशीन बनाई, उसमें अंतिम विकल्प के रूप में नोटा को सम्मिलित किया गया। आप जब वोट देने जाते हैं तो देखते होंगे कि जो ईवीएम है उसमें जो लास्ट ऑप्शन है उसमें नोटा लिखा होता है। पहले तो उन कैंडिडेट्स के नाम होते हैं जो उस निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए हैं, और फिर लास्ट में नोटा, जिसका मतलब है नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त उम्मीदवारों में से किसी को पसंद नहीं करते, उस पर वोट डालता है मतदाता। अगर वो ऐसा चाहता है, ऐसा महसूस करता है तो। तमिलनाडु में हमने क्या देखा कि एक युवा समूह ने इस ऑप्शन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध वोट के रूप में प्रचारित किया। ये भी चुनाव सुधार की दिशा में उठाया गया एक कदम था, ताकि राजनीतिक दलों को और दलों के उम्मीदवारों को जवाबदेह बनाया जा सके मतदाताओं के। अगर राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार चुनाव में किए गए वायदों को पूरा करते हैं तो मतदाता क्यों कर नोटा ऑप्शन का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर उम्मीदवार ऐसा नहीं करते हैं तो मतदाता अपनी असंतुष्टि को नोटा पर वोट देकर जाहिर कर सकते हैं, अपने विरोध को जाहिर कर सकते हैं नोटा ऑप्शन को चुनकर। हाल ही में एक और चुनावी सुधार किया गया है, वो है चुनावी बॉन्ड। जनवरी 2018 में सरकार ने चुनावी बॉन्ड की योजना शुरू की, और इसका मकसद भी था
कि चुनाव में जो धनराशि खर्च की जाती है या राजनीतिक दलों को जो चंदा प्राप्त होता है उसमें पारदर्शिता लाई जाए। ये योजना क्या है? कोई भी दानदाता जो राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है, दान देना चाहता है, वो किसी भी सरकारी बैंक से, विशेष रूप से एसबीआई से, एसबीआई को ही इसके लिए अधिकृत किया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है और उस बॉन्ड को राजनीतिक दल को दान कर सकता है। यानी कैश के रूप में वो धनराशि राजनीतिक दल को न देकर बॉन्ड के रूप में दे सकता है, और ऐसा यदि वो करता है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। किस नागरिक ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दल को चंदा दिया, ये नहीं बताया जाएगा, ये सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, उसके नाम को गोपनीय रखा जाएगा। और ये बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इसकी वैधता 15 दिनों तक होती है, यानी बॉन्ड खरीदने के 15 दिनों के अंदर नागरिक को, किसी राजनीतिक दल को वो बॉन्ड दान में देना होता है, नहीं तो वो टाइम बार्ड हो जाता है, उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। लेकिन राजनीतिक दल के लिए ये जरूरी है, वो राजनीतिक दल जो बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या जरूरी है कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 19A के अनुसार पंजीकृत हो, निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हो। रजिस्टर्ड राजनीतिक दल को ही बॉन्ड के रूप में चंदा प्राप्त करने का अधिकार है, किसी गैर पंजीकृत राजनीतिक दल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, लेकिन वो चुनावी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी करना चाहते हैं और करते हैं। तो इनको रोकने के लिए भी, इनके विकास की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी ये बॉन्ड योजना लाई गई सरकार के द्वारा। हालांकि इस बॉन्ड के विरुद्ध मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे गैर सरकारी संगठन सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख किए। उन्होंने याचिका दाखिल की कि ये बॉन्ड की योजना सही नहीं है। न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बॉन्ड पर रोक लगाने से तो मना कर दिया, लेकिन शर्त ये रख दी कि जो राजनीतिक दल बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ये जरूरी होगा, ये अनिवार्य होगा कि वो दान देने वाले दानदाता के नाम को रसीद के साथ सील बंद करके चुनाव आयोग को मुहैया कराए। जो योजना बनाई गई थी उसमें दानदाता का नाम गोपनीय रखने की बात थी, लेकिन कोर्ट ने अपने डिसीजन में कह दिया कि ये नाम गोपनीय नहीं रखा जा सकता। निर्वाचन आयोग को कम से कम बताना होगा राजनीतिक दल को कि उसने किससे कितनी धनराशि चुनाव बॉन्ड के रूप में प्राप्त की। तो ये चुनाव सुधार की दिशा में ही एक कदम था जो हाल में उठाया गया है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चुनाव सुधार की दिशा में एक प्रभावी कदम है। ये स्वीकार किया गया कि चुनाव में जितनी भी बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं, वो बुराइयां तभी दूर हो सकती हैं जब मतदाता खुद जागरूक हो। इन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 2009 से हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। स्वीप के तहत सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन दी जाती है, जिसमें मतदाताओं को मतदान के महत्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति सचेत किया जाता है। आप भी ये
इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाते हैं। 25 जनवरी को बैनर्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, भाषण के माध्यम से मतदाताओं को उनके वोट के महत्व को समझाया जाता है कि उनका एक वोट कैसे एक अच्छी सरकार के निर्माण में सहायक हो सकता है और मतदान के प्रति उनकी उदासीनता कैसे भ्रष्ट लोगों को सत्ता तक पहुंचा सकती है। इस कार्यक्रम का असर भी हुआ और असर इस रूप में देखने को मिला कि हमारे देश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है शुरू से लेकर अब तक। और 2014 में तो ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया जब 65% से भी ऊपर मतदान दर्ज किया गया। तो ये सारे प्रयत्न, सारी पहल चुनाव सुधार की दिशा में की गई और उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए, जिसकी वजह से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने में मदद मिल रही है। इन सारे चुनाव सुधारों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सजेशन दिए जाते हैं जो चुनाव सुधारों को लेकर हैं। ये सजेशंस क्या है, इनको भी हम देखेंगे। एक सुझाव ये दिया जाता है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जितने भी समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का जितना वोट प्रतिशत मिलता है, जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं और जितनी सीटें उन्हें प्राप्त होती हैं, उसके बीच एक बड़ा गैप होता है। इस गैप को आप देख सकते हैं इस तालिका के माध्यम से कि 282 सीटें लोकसभा में मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसके वोट का प्रतिशत केवल 31.3% है। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 70% वोटर्स ऐसे हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी केवल 31.3% वोटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो गई। तो जो सरकार बनी उसे पूर्ण प्रतिनिधि सरकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी को बहुमत की प्राप्ति नहीं हुई। हालांकि सीटें उसे बहुमत से ज्यादा प्राप्त हुई। लोकसभा में आधे से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी, उसके अलायंस को प्राप्त हुई और इन सीटों के बल पर ही वो सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन वोटर्स की जहां तक बात है, लगभग 70% वोटर्स ने उसको नकार दिया। ये एक ड्रॉबैक है, एक बुराई है जो चुनावी प्रक्रिया में हमें देखने को मिलती है कि राजनीतिक दल सीटें तो ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मतदाताओं का वोट उन्हें बहुमत में प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे ही कांग्रेस को 44 सीटें तो मिली, लेकिन केवल 19.5% मतदाताओं का समर्थन मिला। वोट प्रतिशत उसका इतना ही रहा। अन्ना द्रमुक को सीटें 37 मिल गई, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 3.3 ही रहा। तृणमूल कांग्रेस 34 सीटें ले गई, वोट प्रतिशत 3.9। बीजू जनता दल 20 सीटें प्राप्त करता है, लेकिन केवल 1.7% वोटर्स ने अपना वोट दिया उसको। तो ये जो गैप है, जो प्राप्त सीटों और मतदान प्रतिशत के बीच दिखाई देता है, वोट प्रतिशत के बीच दिखाई देता है, इस गैप को दूर करने के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि भारत में जो सामान्य बहुमत की प्रणाली है, निर्वाचन में जो अपनाई जाती है चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए,
चुनाव परिणाम हमारे यहाँ कैसे घोषित किए जाते हैं कि जिस कैंडिडेट को उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का सबसे ज्यादा संख्या में वोट प्राप्त होता है उसको विजयी घोषित किया जाता है। लेकिन इस प्रणाली का दुष्परिणाम ये देखने को मिलता है कि सीट और मतदान प्रतिशत में गैप हो जाता है। इस गैप को भरने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि सामान्य बहुमत प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया जाए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अंतर्गत चुनाव जीतने के लिए कैंडिडेट को वोटर्स का एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करना जरूरी होता है। केवल सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने से ही वो विजयी घोषित नहीं होगा जब तक कि जो मत संख्या निश्चित की गई है जिसे निर्वाचन कोटा कहते हैं वो उसे प्राप्त ना हो जाए। तो ऐसी डिमांड या ऐसा सजेशन दिया जाता है कि अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपना लिया जाए सामान्य बहुमत प्रणाली के स्थान पर तो ये जो बुराई है ये जो गैप है इसको भरा जा सकता है। जो अनरिप्रेजेंटेड वोट्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हो सकता है अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को अपनाया जाए। दूसरा सजेशन ये दिया जाता है कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, विधानसभा के और पंचायती संस्थाओं के, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के, उनके लिए मतदाताओं की अलग अलग निर्वाचन सूची बनाई जाती है। सजेस्ट ये किया जाता है कि एक ही निर्वाचन सूची होनी चाहिए जो लोकसभा के चुनाव में भी काम आए, विधानसभा में भी और पंचायती संस्थाओं के चुनाव में भी काम आए। इससे क्या होगा, धन और समय की बर्बादी को रोका जा सकता है। अगर एक ही निर्वाचन सूची फाइनली ऐसी तैयार कर ली जाए जो लोकसभा के इलेक्शन में भी काम आए, विधानसभा में भी और स्थानीय संस्थाओं के भी। तीसरा सजेशन ये दिया जाता है कि अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा निर्वाचन में झूठा शपथ पत्र दाखिल किया जाता है, शपथ पत्र के माध्यम से कैंडिडेट को अपने बारे में सूचनाएं देनी होती हैं कि उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसके पास कितनी चल और अचल संपत्ति है, या कोर्ट के द्वारा उसे दंडित किया गया है या नहीं किया गया है तो कितने वर्ष का कारावास दंड मिला है, कितना अर्थदंड मिला है। इन बातों का उल्लेख वो शपथ पत्र में करता है। अगर कोई कैंडिडेट ये शपथ पत्र झूठा दाखिल करता है, सही सूचना उसमें नहीं देता, तो उसके लिए वर्तमान में सजा का प्रावधान 6 महीने के कारावास का है या अर्थदंड का है। डिमांड ये की जा रही है कि ये दंड बढ़ाकर 2 वर्ष का कारावास किया जाए। ये सजेशन दिया जाता है कि झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर कारावास दंड 2 वर्ष का किया जाए और इससे आगे बढ़कर अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। जैसा कि आप देख चुके हैं, हाल में सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ साथ ये भी सुझाव दिया जाता है कि अगर कोई उम्मीदवार जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जनता उसे चुनकर भेजती है लेकिन वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो उसके कार्यकाल के मध्य में ही मतदाताओं को उसे वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए। राइट टू रिकॉल जिसे कहते हैं। भारत में 70 के दशक में ये मांग तेजी के साथ उठी थी और हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया गया उसमें ये मांग फिर से मुखरित हुई है।
ये भी एक सुझाव दिया जाता है कि उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 50% मतदाताओं का वोट प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए, और अगर ऐसा पहली बार मतदान में संभव ना हो सके तो दोबारा मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये दोबारा मतदान सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले पहले 2 उम्मीदवारों के मध्य होना चाहिए। यानी अगर पहली बार मतदान में किसी भी उम्मीदवार को 50% वोटर्स का वोट नहीं मिलता है तो मतदान दोबारा कराया जाना चाहिए, और जब दोबारा मतदान कराया जाए तो केवल उन 2 उम्मीदवारों के मध्य ही मतदान होना चाहिए जिन्होंने पहले मतदान में सबसे ज्यादा संख्या में वोट प्राप्त किए हैं। ऐसे पुनर्मतदान की व्यवस्था फ्रांस, ईरान, चेकोस्लोवाकिया, क्यूबा जैसे देशों में प्रचलित है। तो ऐसी ही व्यवस्था भारत में भी की जानी चाहिए ताकि कम से कम 50% वोटर्स का रिप्रेजेंटेशन चुनाव में हो सके, प्रतिनिधि संस्थाओं में हो सके। लास्टली ये सजेस्ट किया जाता है कि स्विट्जरलैंड के समान लोक निर्णय और आरंभक की व्यवस्था को भारत में भी अपनाया जाना चाहिए। ये व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था के अंतर्गत जो मतदाता होते हैं वो अपनी पहल पर ये सजेस्ट करते हैं कि सरकार को कौन सा कानून बनाना चाहिए या कौन सा कानून जनता के हितों के अनुकूल नहीं है, इस पर वो अपनी राय देते हैं, और ये राय उनकी एक निश्चित मत संख्या के आधार पर दी जाती है। यानी निश्चित संख्या में मतदाता अपने हस्ताक्षर के साथ विधायिका के पास कोई प्रस्ताव भेज सकते हैं और ये मांग कर सकते हैं कि अमुक विषय पर इस रूप में कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। या अगर विधायिका ने कोई कानून पास कर दिया है, जनता उसे अपने अनुरूप नहीं समझ रही है, अपने हितों के अनुकूल नहीं मान रही है, तो भी वो निश्चित संख्या में हस्ताक्षर के साथ विधायिका को प्रस्ताव भेज सकती है कि हम इस कानून को नहीं मानते। जनमत संग्रह उस कानून पर कराया जाना चाहिए। जनता की राय ली जानी चाहिए कि अधिकांश लोग इस कानून के विषय में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाना चाहिए उस कानून के विषय में। तो ये थे भारत में चुनाव सुधार।